Welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations। आज हम अपनी MCQ सीरीज की थर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज का जो हमारे पास चैप्टर है वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स PMDC के सिलेबस में एक न्यूली एडेड चैप्टर है, तो बच्चों का एक्सपोजर कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से और क्वेश्चंस के लिहाज से वैसे ही वेक्टर्स का बहुत कम है। तो हमने अपने इस चैनल पे वेक्टर्स की एक कंप्लीट सीरीज को कवर किया है, जिसमें वन बाय वन हर कॉन्सेप्ट को MCQs में इंटीग्रेट करके दिखाया। और एडिशनली आज हम इस MCQ सीरीज में एक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे और टिपिकल वेक्टर्स के MCQs को हमने कैसे टारगेट करना है, पेपर में हमने कैसे सॉल्व करना है, इस चीज को सीखेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला MCQ हमारे पास कहता है कि if a vector 2i cap plus 3j cap plus 8k cap is perpendicular to 4i cap minus 4j cap minus alpha k cap, then value of alpha is by dot product। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। अब हमें यह बताया गया है कि a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ये हमारे पास गिवन है। हमें थ्योरी में यह पढ़ाया गया है या हमें यह आता है इफ A dot B, if A is perpendicular to B, then it is equal to 0। पढ़ाया गया है बिल्कुल। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं सवाल में। 2i cap plus 3j cap plus 8k cap dot 4i cap minus 4j cap minus alpha k cap। ठीक है। अब जिन लोगों को मैंने वेक्टर्स पढ़ाया या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाई है, उनको ये बात समझ आ रही होगी कि हमने यहां पर क्या करना है। सेम यूनिट वेक्टर्स वालों को डॉट प्रोडक्ट के केस में मल्टीप्लाई कर लेना है और बाकियों को इग्नोर करते जाना है अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि जब भी हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लेंगे आंसर आपके पास 0 आएगा। तो करते हैं 2i कैप डॉट 4i कैप करते हैं तो ये 8 आ जाएगा। आई स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं 1। 3j कैप माइनस 4j कैप माइनस 12 आ गया। 8k कैप माइनस अल्फा के कैप माइनस 8 अल्फा आ गया इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0 माइनस 8 अल्फा इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 1 ये आ जाएगा, 1 जार 2 जार, तो हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1/2। बिल्कुल ऑप्शन है, बिल्कुल है सी ऑप्शन। अगर तो इस केस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया होता, आपको यह बात समझनी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर दिया गया होता तो इसका मतलब था कि a क्रॉस b इक्वल्स टू 1 आएगा। यहां पे इक्वल्स टू 1 लेंगे और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे और 1 से माइनस 1/2 माइनस करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि 0 की जगह वहां पर 1 होता। ठीक है, अच्छा। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, ये मैंने अपनी थ्योरी पढ़ाते हुए भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में क्वेश्चन कराया था और उसमें वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी थी। तो एक काफी कॉमन क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने की अप्रोच आपको आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, थ्योरी में हमें यूनिट वेक्टर के बारे में क्या पता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका मकसद होता है डायरेक्शन को फाइंड करना या इंडिकेट करना। बिल्कुल। अच्छा, थ्योरी में हमने एक और बात भी पढ़ी थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाले लेक्चर में, कि अगर एक वेक्टर है आपके पास a इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो a का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करेंगे? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमने ये भी थ्योरी में पढ़ा? हाँ सर पढ़ा। तो चलिए इसको इस क्वेश्चन में इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन में इंटीग्रेट करने का मकसद यह है कि ऐसी इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ये करने के बाद, ये वाला प्रोसेस करने के बाद, तो जब हम ए ऑप्शन को देखते हैं, अगर आप इसको सॉल्व भी करने बैठ जाए, कर लें इसको सॉल्व, तो ये 3 है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लें। अंडर रूट 3 स्क्वायर
अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर, तो ये 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 अंडर रूट, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन तो आपके पास नहीं है। अच्छा, 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 अंडर द रूट, हाँ सर हो जाएगा। जाएगा 3 बाय 3 अंडर द रूट, हाँ सर हो जाएगा। अंडर रूट 1 इक्वल टू अंडर रूट 1, क्या ये ऑप्शन है? हाँ है। अभी हमने मार्क नहीं करना, आपने हमेशा क्वेश्चन में सी डी ऑप्शन को देखना है। सी ऑप्शन क्या कहता है? अगर मैं इसका यहां भी करूं ना स्क्वायर, तो आप इसको गौर से देख सकते हैं और आपको ये बात समझ आ रही होगी देख के कि हाँ भाई ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है आइए देख लेते हैं। अगर आप इनको स्क्वायर करें, अगर आप इसको स्क्वायर करें सी ऑप्शन को, तो ये कैसे होगा? अगर हम देख लें इसको, ये अंडर रूट 3 बाई 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 3। अगर हम पहले यहां पे एलसीएम ले लें, ये भी इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 3/9 प्लस 3/9 प्लस 3/9, ऐसा हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा 9/9, हाँ सर हो जाएगा। अंडर रूट 1 इक्वल्स टू 1, तो ये भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन जो है, बोथ बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये एक करेक्टरिस्टिक ईटा या यूएचएस क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेपर में तैयार रहिएगा और इस पैटर्न को पहचान लीजिएगा जो यूनिट वेक्टर्स के हिसाब से आपके पास एमसीक्यूज में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि ये एमडी कैट 2005 और ईटा 2014 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। कहता है टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 3.5 न्यूटन एंड 5.5 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, which one of the following cannot be the resultant of their possible sum? अच्छा, ये कह रहा है कि दो फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लग रही हैं, तो दो सिचुएशन हो सकती है। या तो दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में लग रही हैं, इस डब्बे को आगे करने के लिए दो बंदे और दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। हाँ सर, मतलब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों फोर्सेस ऐड हो, यानी कि 3.5 प्लस 5.5, हाँ सर हो सकती है। अच्छा, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक बंदा इसको इस तरफ खींच रहा हो, एक बंदा इसको इस तरफ खींच रहा हो, दो ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हो। हाँ सर ये भी हो सकता है। मतलब 5.5 माइनस 3.5 भी हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। मतलब 9 और 2 के बीच में आपके पास वैल्यू होनी चाहिए जो भी आपके पास रिजल्टेंट होगा। क्या ये बात ठीक है? हाँ सर बिल्कुल बात ठीक है कि रिजल्टेंट को 2 से बड़ा, यानी कि मिनिमम से बड़ा और मैक्सिमम से छोटा होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। अब ऑप्शंस में ढूंढते हैं, क्या 1.5 न्यूटन आपके पास 2 से बड़ा है? नहीं सर, ये क्या, यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 2.5 बिल्कुल रेंज में, 4.5 बिल्कुल रेंज में, 6.5 बिल्कुल रेंज में, तो ये आपके पास ऑप्शन है 1.5 न्यूटन। तो ये एमडी कैट 2005 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपके पास एमडी कैट के पास्ट पेपर में पूछे गए हैं, तो आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय अ वेक्टर a इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप विद एक्स एक्सिस इज। ये ईटा 2010 का क्वेश्चन है। ये कहता है कि ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बात तो पहले समझ लें कि आपके पास कोई भी अगर वेक्टर होता है ना, a इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है, उसका एंगल विद एक्स एक्सिस निकलता है tan इनवर्स b बाय ए से। सर ये आपको कैसे पता? ये हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा, ठीक है। हाँ सर पढ़ा। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करते हैं।
ये है a इक्वल्स टू 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप, क्या ऐसा है? हाँ सर है। क्या ये a है और ये b है? उस केस में हाँ सर है। मतलब इसका आंसर होगा tan इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 1, यानी tan थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1 बाय 1, क्या ऐसा है? हाँ सर है। तो ये जो थीटा है ना, ये आपके पास आएगा -45 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ाई थी, तो जिन लोगों ने पढ़ा उनको पता होगा। अब -45 डिग्री तो आपके पास कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -45 डिग्री यहां पर कोई एंगल है ही नहीं। असल में एंगल है थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री -45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 315 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आई होप आपको मेरी बात समझ आई। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पहली चीज आपको यह समझनी थी कि आपके पास अगर वेक्टर दिया गया हो तो आप उससे एंगल कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज आपको यह समझनी थी कि यहां पर अगर -45 डिग्री नहीं है तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि वो आपके पास 360 से आप माइनस करेंगे तो आपके पास करेक्ट एंगल आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो है ना एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा फाइंड करते हैं, ठीक है। और आपने इसको 360 से ऐड करना था ताकि आप पॉजिटिव इक्विवेलेंट निकाल सकें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आई होगी आप। अच्छा, फिर कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू, ये एमडी कैट में इंफिनिट टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, लेकिन ये गलत हो जाए ना तो बहुत बेइज्जती की बात है। जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक साइकिल ट्रिक बताई थी कि आई जे के, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे। तो यहां पर क्या है, के क्रॉस जे। तो सबसे पहले चीज है जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई कैप, ठीक है। पहली बात स्टैब्लिश होगी। अब सिचुएशन आ गई है आई डॉट आई कैप रहेगा आई स्क्वायर कॉज ऑफ 0, आई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 1। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस, के क्रॉस जे इंटू जे क्रॉस के इंटू आई इंटू आई क्रॉस जे, इस तरह के बहुत से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिसमें आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट अगर फाइंड कर लिया तो डॉट में इतना मसला नहीं है। क्रॉस पहले फाइंड करें साइकिल मेथड से, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर ले। तो ये क्वेश्चंस सिर्फ इसलिए मैंने डाले कि आपको आइडिया हो सके कि भाई ये सवाल अगर आ गया ना और मैंने गलत कर दिया तो सारी जिंदगी इस बात का रिग्रेट आपको रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डालने का मकसद आपकी अप्रोच डेवलप करना है। कहते हैं कि इफ अ वेक्टर a equals to 3i cap plus 4j cap and b equals to 6i cap plus 4j cap, ठीक है। अगर एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, then the angle between the two vectors is, यार सोचो क्या क्वेश्चन बनाया बनाने वाले ने। इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप पैनिक कर गए ना सवाल देख के तो आपने अपना मेडिकल कॉलेज का ख्वाब बहा दिया है। लेकिन अभी आपने अपनी थ्योरी को एमसीक्यू में इंटीग्रेट करना सीखना है। चलिए वो करते हैं। हमें यह बात पता है डॉट प्रोडक्ट में कि ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। हाँ सर पता है, लेकिन यहां पर वो बात कहां से आ गई है, मैं बताता हूं कहां से आ गई है। आप क्या करें, 3i कैप प्लस 4j कैप का डॉट प्रोडक्ट करें जैसे हमने पहले किया था अभी एक और क्वेश्चन में 6i कैप प्लस 8j कैप से। और यहां पर आपने क्या करना है, ए बी कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करना है। थीटा को अलग करके फाइंड करेंगे। जिन लोगों को आइडिया हो गया हम क्या करने वाले हैं उनके लिए बता। आपने क्या करना है, 3i कैप इंटू 6i कैप 4i कैप इंटू 8j कैप, ठीक है। तो जाएगा 3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू 8 32। अच्छा, अब आपने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे,
a इक्वल्स टू 9 प्लस 16, यही है। तो a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। b है आपके पास 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 इक्वल्स टू 10। हाँ सर यही है। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 कॉस ऑफ थीटा। तो 50 इक्वल्स टू 50 कॉस ऑफ थीटा, 1 इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के सवाल कर देख के ना कभी भी पैनिक नहीं करना, बल्कि फिजिक्स में जितनी भी थियरी हम पढ़ चुके हैं ना, उस सब को यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने इंटीग्रेट करना है। तो ये सवाल आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए था और उसके साथ साथ एक फिलॉसफी सिखाने के लिए था कि फिजिक्स में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पर कैसे सॉल्व किए, और आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने की अप्रोच रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है। एमडी कैट का बड़ा कॉमन आने वाला सवाल है कि द रिजल्टेंट आर ऑफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 7j कैप b इक्वल्स टू 8i कैप माइनस 12j कैप इज क्रॉस मल्टीप्लाइड another vector c equals to इतना इतना, find the angle between r cross c and c vector। अच्छा, बनाने वाले ने आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें बहुत से वेरिएबल्स दिए, लेकिन आप यहां पर गौर किस चीज पे करें? यहां गौर इस चीज पे करें कि आपके पास एक वेक्टर था a और एक वेक्टर था b, ठीक है। आपने उन दोनों को ऐड किया तो आपके पास एक वेक्टर आ गया r, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। हाँ सर आ गया। अब आपने क्या किया, आपने इस r वेक्टर को इसी प्लेन में पड़े हुए एक c वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर कर दिया। तो वो कह रहा है कि r क्रॉस c का c के साथ क्या एंगल बनेगा, या मेरे ख्याल से कह रहा है हाँ c के साथ क्या एंगल बनेगा। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर मैं कह दूं कि ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है या जो भी प्लेन है, और यहां पे वेक्टर ए था, यहां पर वेक्टर बी है, यहां पर आर है, और यहां पर फर्ज कर ले सी है, तो हमेशा आर क्रॉस सी जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा इससे। आर क्रॉस सी इन सारे वेक्टर से क्या होगा, परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ आई? आपने पढ़ा था ना आर क्रॉस सी इक्वल्स टू आर सी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन इज ऑलवेज नॉर्मल टू आर एंड सी। हाँ सर पढ़ा था। अगर ये और आर और सी से दोनों से परपेंडिकुलर है तो हमारे पास हमारा जवाब आ गया कि यहां पर एंगल होगा 90 डिग्री। यहां पर हमारे पास एक सीखने के लिए बात है। वो सीखने के लिए हमारे पास ये बात है कि आपके पास जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो ए क्रॉस बी हो, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा ए से भी और बी से भी। हाँ सर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास कोई दो वेक्टर है बी क्रॉस सी, ये परपेंडिकुलर होगा बी से भी और सी से भी। आपके पास कोई एक्स वाई जी तीन वेक्टर्स हो, तो ये परपेंडिकुलर होंगे अपने इंडिविजुअल वेक्टर से हमेशा। यही रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का, और यही मैंने पढ़ाते हुए आपको लेक्चर में या थियरी में समझाया। तो बस ये कंफ्यूजिंग वेरिएबल्स दे के आपको डराने की कोशिश की और आपको tan थीटा की तरफ लेके जाने की कोशिश की। आप किसी तरह वो अप्लाई करके डिस्ट्रैक्ट हो गए, अपना टाइम जाया करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट वेक्टर ऑफ, क्वेश्चन कहता है कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप इज। एक मैंने आसान सवाल डाल दिया, क्या थोड़ा रिलैक्स हो जाए आप लोग। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी आपके पास ये कहती है कि एक जो वेक्टर है ना वो उसके मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट है। तो जो यूनिट वेक्टर है ना वो वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है। हाँ सर है। तो अब आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे कर सकते हैं कि आपने यहां पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हो जाएगा 6 स्क्वायर 36
और 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 100 का अंडर रूट आएगा 10। ए वेक्टर इक्वल्स टू 6 ए यूनिट वेक्टर 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइड बाय 10, तो हो जाएगा इक्वल्स 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। बिल्कुल हाँ सर आंसर, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन इस इजी से सवाल का। ये सवाल तो बहुत इजी था, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक सवाल जो है वो ईटा में पेशावर के टीचर्स के लिए और यूएचएस में पंजाब के टीचर्स के लिए और सजैब एमयू की टीचर्स के लिए एक बड़ा कॉमन सवाल होगा। जब भी वेक्टर्स का क्वेश्चन बैंक आएगा तो आप देखेंगे कि ये सवाल वहां पे लाजमी मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ a equals to 3i cap plus 4j cap and b equals to 4j cap plus 3j cap, what is the scalar triple product a dot b cross c when c equals to k cap? ठीक है, लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन कहते हैं a डॉट b क्रॉस c क्या होगा जब आपके पास a इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप हो और b इक्वल्स टू 4j कैप 4i कैप प्लस 3j कैप हो और c इक्वल्स टू k कैप हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा, b क्रॉस c का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने, तो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 1k कैप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा 1 इंटू 4 बी क्रॉस सी है ना, 4 इंटू 1 ये आ गया और ये आ गया आई क्रॉस के। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 जे क्रॉस के। अच्छा, आई होप आपको वो साइकिल याद होगी, आई जे के, ये आ गया 4 आई क्रॉस के प्लस 3 जे क्रॉस के। आई क्रॉस के क्या आएगा जी, माइनस जे, और जे क्रॉस के क्या आएगा, प्लस आई। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 3i कैप माइनस 4j कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट अब आप लेंगे a के साथ, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप, और इन दोनों का आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है आपस में। तो क्या करेंगे, 9, ठीक है, माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 7। ऑप्शन में आपके पास माइनस 7 नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑप्शन 7 है, तो हम 7 को चूज कर लेते। यहां पर या क्वेश्चन में माइनस के कैप होगा या कोई और वजह होगी, तो ये आपके पास आ गया 7। थोड़ा मुश्किल सवाल था, लेकिन एक अप्रोच मैंने आपको सिखाई है कि आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट लें, फिर डॉट प्रोडक्ट लें, फिर अपनी साइकिल को इस्तेमाल करें, तो ये बड़ा इजी सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आप सबका फेवरेट, एग्जामिनर्स का फेवरेट, the magnitude of resultant of two vectors f1 and f2 is f, whereas magnitude of f1, f2 and f is equal, the angle between two vectors must be। तो इसका मैं हमेशा एक मैथमेटिकल आंसर कराता हूं और एक डायग्रामेटिक कराता हूं, हमेशा। क्यों, अभी आप देखेंगे। मैथमेटिकल तो आप देखते रहते हैं, फिर भी देख लें दोबारा, तो ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मैथमेटिकल ऐसे हो जाएगा, f equals to f1 प्लस f2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा, क्योंकि सबका इक्वल है, आपको पता ही है, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा।
ऐसा ही है? हाँ सर ऐसा ही है। अच्छा, अब क्या होगा? अब आपके पास एफ को आप कॉमन ले लें और इसको बाहर निकाल लें, जल्दी इसलिए कह रहा हूं टाइम नहीं है। ठीक है, तो जाएगा 2 + 2 cos थीटा। आई होप आपको समझ आया होगा। यहां से एफ स्क्वायर आपने कॉमन लेके स्क्वायर काट के एफ बाहर निकाल दिया, तो हो जाएगा 1 = 2 + 2 cos थीटा। दोनों का स्क्वायर ले लें तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 = 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा = cos इनवर्स -1/2, थीटा = 120 डिग्री। ये भाई लंबा चौड़ा मैथमेटिकल प्रूफ है, तो आंसर 120 डिग्री है। अब ये है एक्चुअल जिंदगी। अब आ जाते हैं मेंटोस जिंदगी। अगर तो 3 वेक्टर्स हैं तो आपके पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन यूज होगा, आपको पता है। मेंटोस जिंदगी में आ गए। ठीक है, तीनों वेक्टर्स हैं तो आपके पास जो एंगल होगा ना वो ये वाला होगा। ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं अपनी थियरी के लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स में बता चुका हूं, प्लीज मत पूछना है। अगर तीनों आपके पास वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कौन सी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों का एंगल क्या है? 60 60 60। लाइन पे क्या एंगल होता है? 180 डिग्री। अंदर क्या एंगल है? 60 डिग्री। तो ये थीटा क्या होगा? 120 डिग्री। आंसर क्या है इसका? 120 डिग्री। इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकल प्रूफ करने के बजाय अगर हम सिंपल दिमाग इस्तेमाल करें और मैथमेटिक्स का नॉलेज इस्तेमाल करें तो बेहतर नहीं है? बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से। अच्छा, एमडीकैट 2011 और ईटा में आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पिछले सवाल के बेस पे बना हुआ है, कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 2f if the magnitude of each force is f, the angle between two forces is। पहले हमने पढ़ लिया, दोबारा हम पढ़ लेते हैं। r equals to f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 cos of theta under the root। ठीक है, अब हमें कंडीशन ये दी गई है कि जो रिजल्टेंट है ना, जो रिजल्टेंट है वो क्या है? 2f है। ठीक है, r equals to 2f आपको कंडीशन दी गई है और f1 equals to f2 equals to f दिया गया। ठीक है, f1 equals to f2 equals to f दिया गया, तो इसमें पुट कर ले 2f equals to f square plus f square plus 2f square cos of theta। 2f equals to, ये f कॉमन लेके बाहर निकाल दो प्लीज, इतनी मैथ्स तो आपको आती है। f 2 plus 2 cos of theta। अब ये f से कट जाना चाहिए। हाँ सर कट जाना चाहिए, कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 equals to 2 plus 2 cos of theta, स्क्वायर ले लें, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। 4 equals to 2 plus 2 cos of theta। अब ये 2 यहां पर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, तो हो जाएगा 4 - 2 2 cos of theta। 2 equals to 2 cos of theta। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा cos theta equals to 1, theta equals to cos inverse 1, theta equals to 0 डिग्री। प्लीज 0 डिग्री ऑप्शन में हो, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपने फॉर्मूला यूज करना था पीछे 120 डिग्री वाले आंसर में भी, जिसमें तीनों इक्वल होते हैं, हमने यही यूज किया था, अभी भी हमने यही यूज किया। अच्छा, in three-dimensional space, ETA 2015, in three-dimensional space, two vectors are said to be collinear if they are along the same line, along different line, move the line below the line। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको वेक्टर्स में दिया था स्टार्ट में। अगर तो आपके पास एक एक्सेस है, सिर्फ एक्स है या वाई है, कोई भी है, एक एक्सेस है, तो हम उसको कहेंगे ये वन डायमेंशन की बात हो रही है, या फिर हम उसको कहेंगे ये लाइन की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास दो एक्सेस हैं तो मैं कहूंगा ये 2 डायमेंशन में बात हो रही है, ये प्लेन में बात हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, तीनों एक्सेस है आपके पास, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी तीनों एक्सेस हैं,
तो ये 3 डायमेंशन में बात हो रही है, इसका मतलब है ये स्पेस में बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है, ये सवाल हल करने के लिए। तो कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होंगे। तो जब मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था कोलिनियर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि एक डायमेंशन में डायरेक्ट कर रहे होते हैं, वन डायमेंशन में होते हैं या सेम डायमेंशन में होते हैं, ठीक है। तो एक डायमेंशन में मतलब एक लाइन में मूव कर रहे हैं, एक लाइन में डायरेक्टेड है। हाँ, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? अलोंग द सेम लाइन, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, अलोंग द सेम लाइन। उसी डायमेंशन में है, उसी लाइन में है, ठीक है। बाकी 3 डायमेंशनल वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर प्लेन में बात आ जाए या स्पेस में भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप उसको हल करने की कैपेबिलिटी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ए डॉट ए क्रॉस बी। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपके पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी और ये दोनों किसी प्लेन में पड़े, आपने क्या किया? ए क्रॉस बी फाइंड किया। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। मतलब दोबारा से वही कॉन्सेप्ट, ए है और बी है, ठीक है, ये एक प्लेन में है और ए क्रॉस बी जो है वो दोनों से क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर ए क्रॉस बी जो है वो ए से परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या होगा? ए डॉट ए क्रॉस बी अगर आप कंसिडर करें कि ये इक्वल टू सी है तो ए डॉट सी, अगर मैं कह दूं ए सी कॉज ऑफ 90 तो ये सारा क्या हो जाएगा? 0। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 0, ठीक है। बड़ा इजी सवाल है, लेकिन अगर ऐसे सवाल पेपर में आ जाए और आपसे गलत हो जाए तो बहुत रिग्रेट होता है इंसान को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एमडी कैट का या एंट्री टेस्ट का बहुत कैरेक्टरिस्टिक सवाल है जो कि बहुत शौक से पूछा जाता है ईटा में, एमडी कैट में, एनईटी की टेस्ट में, हर तरह के टेस्ट में, ठीक है। कहता है कि इफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन स्क्वायर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 3 द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अच्छा, अगर तो आपको ये कह दे कि आपके पास ए बी जो है वो 10 है और ए क्रॉस बी जो है आपके पास 10 अंडर रूट 3 है, मैं ये कह दूं कि मेरे पास ए डॉट बी बाई ए क्रॉस बी क्या होगा? तो होगा 10 डिवाइड बाय 10 अंडर रूट 3। क्या ऐसा है? हाँ है, बिल्कुल है। अब ए बी आपके पास क्या होता है? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है आपके पास? ए बी साइन थीटा। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आप इसको लिखेंगे ए बी कॉज ऑफ थीटा, इसको लिखेंगे ए बी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 10 बाई 10 अंडर रूट 3। ये 10 से गया, ए बी से गया, तो ये आ गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की अलिफ बे भी आती है उनको एक बात याद आएगी यहां पे। क्या बात याद आएगी? कि आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपके पास क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपके पास क्या होता है? tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इस पूरी को इन्वर्ट कर देते हैं तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3। तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 आपके पास होता है 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये मैंने आपको वर्क एनर्जी पार के चैप्टर में पढ़ाया था, उसके एमसीक्यू सीरीज में कराया था कि tan जो है वो 0 पे 0 होगा, 30 पे 2 3 आ जाएंगे, अंडर रूट 3/3, और 45 पे 1 आ जाएगा और 60 पे अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। tan 0 पे 0 आ जाएगा, 30 पे अंडर रूट 3/3 आ जाएगा, 45 पे 1 आ जाएगा और 60 पे अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, फिर पढ़ा दिया, तो आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि a vector perpendicular to A equals to 5i cap minus 2j cap is। तो कोई भी वेक्टर अगर किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, मतलब इनमें से परपेंडिकुलर वो होगा जिसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास यहां पे 0 होगा। तो ऑप्शन ए को पहले ट्राई करते हैं। 5i कैप माइनस 2j कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास 15 ऐसे क्वेश्चंस थे कि जिनसे आपको एक अप्रोच मिले कि आपने किस तरह से एमडी कैट में, ईटा में, डीयूएचएस में, कहीं भी आपका टेस्ट हो रहा है, आपने वेक्टर्स में किस तरह अप्रोच करना है। मैंने आपको कोशिश की कि आपको ये सिखाया जाए कि एमसीक्यू को किस तरह अप्रोच किया जाता है और वेक्टर्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स दूं जो कि आपको पेपर में काम आए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एमसीक्यू सीरीज़ की और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट दें और चैनल को शेयर करें ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।